नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ आपकी कानूनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आज हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या व्यावसायिक अनुबंध को कानूनी अनुबंध के रूप में भी जाना जाता है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कानूनी रूप से दो या दो से अधिक व्यावसायिक पक्षों के बीच लिखित अनुबंध या करार होता है। जब तक वो पक्ष इन अनुबंध कानूनों का पालन करते हैं तब तक वो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत भी आते हैं। व्यापार अनुबंध एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यावसायिक संदर्भ में लेन देन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज का वर्णन करता है। उपयोग किए गए अनुबंध राज्य, देश, उद्योग और लेन देन प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में व्यापार अनुबंध लेन देन, आकार, भुगतान शर्तों का विवरण होता है जो कि कानूनी रूप से मान्य होता है। बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे व्यवसाय के मालिकों और यहाँ तक कि स्वतंत्र ठेकेदारों तक हर कोई व्यावसायिक अनुबंधों का उपयोग करता है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर कानूनी राय, मशवरा, सलाह ले सकते हैं। अपने सवालों का समाधान कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012061279370, 012061279338। इंडिया लीगल ऐप पर हेल्पलाइन के लिए भी आप फोन कर सकते हैं जहां पर आपको मुफ्त कानूनी सलाह मिल सकती है। 8377009645। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले परमानंद जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी परिभाषा क्या होती है। वक्ता जी, आपने एक बहुत ही बेसिक सवाल उठाया और बड़ा अच्छा सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट के जो लीगल परिभाषा है इसकी क्या है। तो देखिए, लीगल परिभाषा तो ये है कि एक व्यक्ति ऑफर करता है कोई चीज का, एक कहता है कि मैं इसको ऑफर कर रहा हूँ जी, और दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है, मैंने उसको ऑफर को एक्सेप्ट करता है। तो ये ऑफर को एक्सेप्ट करना और ऑफर को वहां पर देना एक चीज हो गई। फिर इसके दोनों के बीच में एक कंसिडरेशन आया, माने कुछ इसके लिए कीमत देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट में लागू है, चाहे वो बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हो या दूसरे तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट का जो आपने कहा, ये बेसिक जिम्मेदारी जानकारी ये है कि ऑफर हो और ऑफर हमको एक प्रस्ताव दिया जाए कि देखिए आप ये करेंगे तो अच्छा होगा। हमको जैसे नौकरी का ही ऑफर दे दिया गया हो कि यह प्रस्ताव दिया गया है कि आपको नौकरी करना है, आप इस दिन से आपको इस पद पर रखा जाएगा, आपका इतना वेतन होगा, आपके कार्य की शर्तें होंगी, ये दे दिया गया मान लीजिए हमको, और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया। तो उस ऑफर को स्वीकार करने के बाद मुझे एक कंसिडरेशन मिलेगा कि आप कितनी सेवाएं देंगे, तो इस सेवा के बदले आपको ये दिया जाएगा। ये कंसिडरेशन, जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और यही बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट है और इसी को यही लीगल डिफिनेशन है इसकी कानूनी परिभाषा यही होती है। जी बिल्कुल परमानंद, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। जी बिल्कुल परमानंद जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की जो कानूनी परिभाषा है उसे हमारे दर्शकों को समझाया। कानूनी परिभाषा को तो समझ लिया, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए किसी कंपनी ने हमको कोई चीज ऑफर किया है कि हमको एक चीज का मान लीजिए कि बिल्डिंग का हो गया ऑफर या कोई का एक का उन्होंने ऑफर किया है, दूसरी कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया है, या दो लोगों के बीच में एक संबंध होता है
कि हम स्थापित करेंगे, हम इस कंपनी में ये चीज का निर्माण करेंगे और हम दोनों के बीच में ये समझौता होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये समझौता होगा। हम इस समझौते का पालन करेंगे कि आप इसमें 80% पूंजी लगाएंगे या हम 20% पूंजी लगाएंगे या 75% या जो भी प्रतिशत पूंजी लगाएंगे, और आपका दायित्व ये होगा, मेरा दायित्व होगा ये कि हम इसको पूरा करेंगे। जब ये एक बाध्यकारी हो जाता है, ये कानून के दृष्टि में बाध्यकारी हो जाता है कि मैं 80% पूंजी लगाऊंगा या 50% या 10% पूंजी लगाऊंगा और 10 लोग, ये एक चीज जान लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट केवल 2 लोगों के बीच का नहीं है, इसमें हो सकता है 2 से ज्यादा लोग हों, 10 लोग हों, 15 लोग हों, उनके बीच में एक तरह का समझौता होता है और उस समझौते को जब आप कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देते हैं तो वो एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये आजकल नहीं, बहुत दिनों से ये चल रहा है, लेकिन आजकल अब ज्यादा प्रचलन में आया है क्योंकि उसमें ये कह दिया है हमको कितना देना है, हमको क्या काम करना है और हमारी क्या भूमिका रहेगी, ये सारी चीजें उसमें निहित होती हैं। जी परमानंद जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ये है कि कई बार ये आता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो सामान्य तौर पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि हमने मान लीजिए तय किया है कि मैं 5 साल में 25 लाख रुपया किसी कंपनी बनाने के लिए दे रहा हूँ। 1 मिनट मैंने उदाहरण दिया है, ये घटना नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है इसमें 25 लाख 50 करोड़ ये की बात हो गई या 1 लाख या 1,000 रुपया देना हुआ, तो हमने ये तय किया है कि हम इतना काम करेंगे और हमारे लिए हो गया। लेकिन आप एक समय के बाद ये देखते हैं कि नहीं, ये हमसे निभ नहीं पाएगा, तो जब ये निभ नहीं पाएगा तो ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि हमारा एक समझौता हुआ था और इस समझौते को आप तोड़ रहे हैं। मान लीजिए कोई भी XYZ है, वो समझौते को तोड़ रहा है, उस समझौते के साथ ब्रीच कर रहा है, उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इसी को कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा आमतौर पर देखिए आजकल मुकदमे जो बढ़ गए, मुकदमों की बाढ़ आ गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट मुकदमों की बाढ़ आ गई है, तो उसमें भरे पड़े हैं। वो इसके आधार पर है कि 2 पार्टी के बीच में समझौता हुआ, एक पार्टी उससे मुकर गई, जब वो मुकर गई तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए लोग मुकदमेबाजी करते हैं। जी परमानंद जी बिल्कुल। परमानंद जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो इसकी क्या सजा या जुर्माना होता है? देखिए, आपने अपनी भूमिका में ही एक बात कही थी कि ये दीवानी है मामला, माने ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, या आपने अपने खुद प्रस्तावना में इस चीज को कहा था कि ये कोई एक क्राइम नहीं है। एक अगर हो जाता है, जैसे फ्रॉड अगर इन्वॉल्व है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डर है और वो लेता है तो बात उसको नहीं लगता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, ये फ्रॉड हो गया और उस फ्रॉड के लिए तो कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। लेकिन जैसा कि आपने, मैं सुन रहा था ध्यान से कि आपने कहा कि नहीं एक दीवानी मामला हो जाता है, तो दीवानी मामले के लिए आपको डैमेजेस तो मिलते हैं, कंपनसेशन तो मिल जाएंगे, पैसा तो मिलेगा, उसका मुआवजा मिलेगा, लेकिन उसके लिए कोई सजा नहीं होती है, तो पनिशमेंट तो नहीं है। पनिशमेंट तो इसमें ढंग से सजा की बात नहीं है, लेकिन पेनाल्टी है, हर जुर्माना है, हर्जाना आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इस नाते उसमें हर्जाना देना पड़ेगा, और उस हर्जाने में कई बार ये होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आज छोटी छोटी चीजें हो गई, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। एम्प्लॉयमेंट लॉ में आप देखिए, एम्प्लॉयमेंट लॉ में कई विदेशी कंपनियां इस ढंग का ये कर देती हैं कि आप मान लीजिए 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 3 साल के लिए 5 साल के लिए आपका किसी का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें कहा जाता है कि 3 महीने के भीतर आप इसको नहीं छोड़ेंगे या 6 महीने के भीतर नहीं। अगर आप छोड़ेंगे तो आपको इतना दंड देना पड़ेगा, दंड मतलब पैसा देना पड़ेगा, और ये बात आप या तो नोटिस पीरियड दीजिए या तो पैसा जमा कर दीजिए। यही बात कंपनी के लिए भी लागू होती है। कंपनी अगर मान लीजिए किसी को कहती है कि आपको 3 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया गया, नौकरी दी गई है, और इस दौरान अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दी है तो कंपनी को इतना पैसा देना पड़ेगा। ये तो हो गया, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उसको हर्जाना और जुर्माना देने की बात आ गई, लेकिन इसमें सजा नहीं होती है, सजा की बात नहीं होती, क्योंकि ये मामला दीवानी का है, ये क्राइम का नहीं है, ये फौजदारी का मामला नहीं बनता है।
के लिए हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें हम अपने कानूनी विशेषज्ञ के साथ जानेंगे। अगर आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है, इस विषय से जुड़ी हुई कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। परमानंद जी, कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों को बताना होता है। ऐसे में दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाना एक समझ लीजिए कि जटिल कार्य तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन इस बात में है कि दोनों पक्षों की सहमति लेनी जरूरी होती है। ये आप जबरदस्ती नहीं बना सकते हैं। ये इसमें दोनों पक्ष इस बात से सहमत है कि हमको मिलकर के ये काम करना है और ये हमारे बीच समझौता हो, तो वो समझौते में बात साफ साफ रखे जाता है। तो उसमें एक चीज को आपके सामने रखा जाएगा कि ये बाध्यकारी होगा, ये इन्फोर्सेबल होगा, इसको हम अगर नहीं करते हैं पूरा तो हम इसको लागू कराएंगे। उसमें ये साफ बात होगी कि आपका क्या योगदान होगा और मेरा क्या योगदान होगा, या पार्टी जो और शामिल हो रहे हैं उनका क्या योगदान होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का जब बनाते रहते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में ये बात साफ साफ पर भी दी जाती है कि कौन से पॉइंट को आप रखेंगे, कौन से पॉइंट का दूसरा रखेगा, क्या जो मेन पार्टी है वो काम करेगी और दूसरी पार्टी को क्या उसके बदले करना पड़ेगा। दोनों का, जैसे इसी को कहते हैं, एक चीज बताएं, इसमें सेलमेंट नाम का एक ट्रांसफर हुआ था, उसमें कहा क्विड प्रो क्वो होता है, माने एक दूसरे को आप देखेंगे कि आपने कुछ दिया और हमने कुछ लिया है और उसके बदले में अगर हमको आप कुछ दे रहे हैं, मान लीजिए एक पार्टी एक्स कुछ दे रहा है तो वाई उसको ग्रहण कर रहा है और वाई एक्स ग्रहण करने के पीछे दो चीजें तैयार करनी पड़ेगी कि आपको इस चीज को तय कराना पड़ेगा कि हम इस चीज को आपसी सहमति के आधार पर कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और ये चीजें जैसे उसमें ये क्लियर करना चाहिए कि आप ये पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो उसके साथ समझौता नहीं होगा। ये व्यक्ति माइनर है क्या, ये छोटे बच्चे के साथ कर दिया, माइनर बच्चे के साथ किया गया, तो उसको इन्फोर्सफुल आप नहीं करा सकते हैं। जब आप इन्फोर्सफुल नहीं करा सकते हैं तो वो कानूनी तौर से कॉन्ट्रैक्ट में ठीक से हो पाया है। इसी नाते कॉन्ट्रैक्ट में ये जरूरी होता है कि दोनों व्यक्ति समान रूप से सहमत हों और दोनों मेजर हों, दिवालिया ना हो, उनकी कैपेसिटी हो, क्षमता हो। देखा जाता है कि क्षमता इसको पूरा कर सकते हैं कि नहीं। अगर क्षमता नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ये दो तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है एक अच्छे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जी परमानंद जी, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के फाइन प्रिंट का मतलब क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है, मतलब कि फाइन प्रिंट में क्या लिखा होता है? पीछे फाइन प्रिंट से आप उस तात्पर्य को न लीजिए कि बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, आजकल तो यही बात मान ली जाती है ना, जैसे आप वो लेने जाइए एक तरह से जो आते हैं आजकल शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में कोई चीज आती है तो उसमें क्या करते हैं, कहते हैं देखिए फाइन प्रिंट्स में ये चीज लिखा हुआ है। फाइन प्रिंट्स का मतलब होता है सामान्य तौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट में धोखाधड़ी होती है वो फाइन प्रिंट्स में होती है। फाइन प्रिंट्स का मतलब ये होता है कि कई ऐसी चीजें, वो डिस्क्लोजर स्कीम होती है जिसमें आपको साफ साफ चीजें अपनी बतानी पड़ती है, लेकिन फाइन प्रिंट्स में उन चीजों को छिपा दिया जाता है और छोटे छोटे शब्दों में या छोटी चीजों को उसको छिपा के रख दिया जाता है जिससे कि हमको पूरी तरह से मालूम नहीं हो पाता है। तो जब नहीं मालूम हो पाता है तो वो फाइन प्रिंट्स में रखा जाता है। फाइन प्रिंट्स का इस तरह ये नहीं होता कि वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता। फाइन प्रिंट्स का मतलब ये है कि वो डिस्क्लोजर में पूरी तरह से नहीं, कुछ चीजें जो साफ साफ समझौते में नहीं लिखी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी होती हैं, उसको कहीं पर फुटनोट में लगा दिया जाता है, नीचे की तरफ हाशिए पर, बाहर कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाता है। इसी नाते एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दोनों पार्टीज के लिए ये जरूरी है कि वो फाइन प्रिंट को ठीक ढंग से पढ़ें और देखें कि कहीं कोई ऐसे धोखा होने की संभावना तो नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि आप कोई समझौता हो जाता है, मान लीजिए एक जिम में हम जा रहे हैं और जिम में जाएंगे, हम गए वहां पर, उसमें लिखा हुआ है कि आप 1 साल तक जरूर इसमें आएंगे और नहीं आएंगे तो आपने एडवांस जो जमा किया आपका लैप्स हो जाएगा। हम 2 महीने के भीतर वहां गए, 15 दिन के भीतर हमने देखा कि इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है,
आने का, तो हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहा। जब वहाँ खत्म कराने गए तो कहने लगे ये देखिए फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है और आपका पैसा नहीं वापस होगा। ये ढंग की स्थितियां होती हैं। इसी नाते फाइन प्रिंट्स को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि वो एक डिस्क्लोजर स्कीम होती है और डिस्क्लोजर स्कीम करना जरूरी होता है एक बिल्कुल। परमानंद जी, आपने जिस हिसाब से फाइन प्रिंट को समझाया, ये समझने की काफी जरूरत है कि कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, छोटे शब्दों में होने की वजह से हम उन चीजों को छोड़ देते हैं और उन्हें वाकई में ध्यान रखने की काफी जरूरत है। परमानंद जी, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के पर्याप्त प्रतिफल के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, इसको अंग्रेजी में वर्ड है एजुकेट कंसिडरेशन। मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 चीजें जरूरी होती हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन जी। ये पहले इसके प्रारंभिक बात की गई थी जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका कानूनी परिभाषा देने के लिए। तो आप एजुकेट कंसिडरेशन का मतलब पर्याप्त प्रतिफल की बात। हम कोई चीज किसी भी से किसी से समझौता करते हैं, तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो उसमें ये निश्चित तौर पर होता है कि हमको ऑफर कर रहे हैं। मान लीजिए एक्स मुझे कुछ ऑफर कर रहा है, तो मैं वाई से इस चीज को पूछूंगा कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, और वाई मुझसे पूछेगा कि आप इस ऑफर के बदले मुझे क्या दे रहे हैं। तो जब ये क्लियर हो जाता है बिजनेस में सामान्य तौर पर कि ये हर कंसिडरेशन, हर कॉन्ट्रैक्ट में ये जरूरी शर्त होती है कि कंसिडरेशन होगा। लेकिन अगर जो बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें साफ साफ ये दिया रहता है कि ये पर्याप्त प्रतिफल आपको ये मिलेगा और दोनों तरफ से मिलेगा। अगर एक आदमी प्रतिफल देने के लिए तैयार नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट स्वतः खत्म हो जाएगा और उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट जो है रद्द माना जाएगा। इसी नाते ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में साफ तौर पर ये बात रखी जाती है कि एडुकेट कंसिडरेशन हो, जिससे मान लीजिए कहीं कोई जरूरत पड़ गई है तो उससे हमको पूरा का पूरा हर्जाना मुआवजा लिया जा सके। यही है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में एडुकेट कंसिडरेशन का मतलब। को कानूनी तौर पर लागू कैसे किया जाता है? कानूनी तौर पर तो ये जरूरी लागू है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इसको पूरा नहीं किया है तो उसका यही होगा कि उसको पहले तो एक चीज आप देखिए, नोटिस दीजिए। जिस व्यक्ति ने इसको लागू नहीं किया है और उसने उसमें ब्रीच किया है, उसका उल्लंघन किया है, तो पहले उसको आप नोटिस दीजिए। और नोटिस देने के बाद भी अगर वो नहीं देता है, सूचना दीजिए कि देखिए ये गलत हुआ है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम कानूनी आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो उसमें ये होता है कि फिर आप अगर मान लीजिए लागू नहीं करते हैं तो हम कानूनी रूप से उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में उसको बाध्यकारी बनाएगा, कोर्ट उसको लागू कराएगा। जी बिल्कुल। परमानंद जी, किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को अगर खत्म करना चाहें तो उसे कैसे खत्म किया जाएगा? इसकी क्या कुछ प्रक्रिया होगी? देखिए, इसी नाते मैं कहता हूँ कि सामान्य तौर पर ऐसा हर वकील के पास जब कोई आता है इस ढंग से बिजनेस का काम कर रहे हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि खत्म करने का पहले आप निश्चित तौर पर कर लीजिए कि क्या बिजनेस है और बिजनेस का क्या कॉन्ट्रैक्ट है और क्या कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें अगर मान लीजिए ये लिखा रहता है कि अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी तरह से, इसका एक क्लाज होता है उसमें सीवरेबिलिटी क्लाज, ये माने उसको खत्म करने का क्लाज होता है, और उसके लिए हमारे सामने ये रखा जाता है कि हम इसको इस तरह से खत्म कर देंगे। हम उसको नोटिस देंगे और नोटिस के बाद उनसे कहेंगे कि आप इसको पूरा करिए, और अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म माना जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात होती है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय दोनों पार्टी को ये ध्यान से रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी पार्टी वायदे को पूरा नहीं कर पा रही है तो उस वायदे को पूरा कराने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे या कॉन्ट्रैक्ट से अलग हो जाएंगे। यही एक मेन तरीका होता है, और नहीं तो हम कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट का एक तरीका। बिल्कुल। परमानंद जी, जिस हिसाब से आजकल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके धोखाधड़ी हो रही है, उसको देखते हुए जिस हिसाब से आपने ये पूरे विषय को समझाया है, कानूनी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।